हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे न्यूमोथोरैक्स के बारे में। तो न्यूमो का मतलब होता है एयर। तो जो थोरेसिक कैविटी में एयर प्रेजेंट होगी उसको न्यूमोथोरैक्स बोलेंगे। तो थोरेसिक कैविटी में एयर आएगी कहाँ से? तो कभी स्टैबिंग के कारण या फिर गन शॉट वुंड जो होता है तो उसके कारण जो थोरेसिक कैविटी में होल हो जाएगा तो उससे न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। अब बेसिकली आप जानते हैं कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो अंदर का थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है, जिससे जो ब्रीदिंग होगी, जिससे लंग्स में जो ब्रीदिंग से एयर आ रही होगी वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा थोरेसिक कैविटी में, जिससे एयर लंग्स में एंट्री कर पाती है। अब सपोज एक गन शॉट वुंड हुआ तो थोरेसिक कैविटी में एक होल हो गया। अब उसके कारण एयर एंट्री करेगी थोरैक्स के अंदर, तो अंदर का जो प्रेशर था जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव होने लगेगा। उसके कारण जो अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर लंग्स पर पड़ेगा और लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। मतलब जिस साइड वो होल होगा उस साइड का लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। तो जैसे ही वो प्रेशर पड़ेगा तो जो ट्रैकिया था जो मिड लाइन में था उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी मिड लाइन से, और जो अनादर लंग था, अब ब्रीदिंग के कारण जो एयर आ रही थी तो वो जो दूसरा लंग था अब फर्स्ट लंग में तो नहीं जा पा रही, तो वो सेकंड लंग में ही सारी एयर जाएगी और उसके कारण लंग्स में एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन जो एयर की अमाउंट है या जो एयर की वॉल्यूम है वो तो कम ही होगी, क्योंकि एक लंग्स तो कोलैप्स ही कर गया है। तो जो एक लंग्स में जितनी भी एयर जा रही होगी वो इनसफिशिएंट होगी बॉडी के लिए, तो हाइपोक्सिया क्रिएट हो जाएगा, जिससे सेंट्रल साइनोसिस मिलेगी उस पेशेंट में और कंजेशन भी मिलेगा और मीडियास्टाइनम स्पेस भी नैरो हो जाएगा, क्योंकि एक लंग्स एक्सपेंड कर रहा है तो उसके कारण जो एपेक्स होगा हार्ट का वो भी कंप्रेस होगा। अब जो हार्ट से ब्लड वेसल्स निकल रही थी, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, तो इनकी किंकिंग मिलेगी, मतलब ये कंप्रेस हो जाएंगी, तो बॉडी में ब्लड कम जाएगा, उसके कारण भी हाइपोक्सिया होगा, उसके कारण भी साइनोसिस मिलेगी। जब ब्लड कम जा रहा होगा तो बीपी भी फॉल कर जाएगा पेशेंट का। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो बीपी फॉल करा है, इसलिए इसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और कहाँ कहाँ मिलता है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ कार्डियक टेम्पोनेट में भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ही मिलता है और बट-चियारी सिंड्रोम में भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या होता है। तो जैसे ही गन शॉट वुंड हुआ तो उसने एक एंट्री वुंड बना लिया, लेकिन जो मसल्स थी या जो भी फाइबर्स थे, स्किन थी, उन्होंने क्या किया कि एक वॉल बना लिया जिससे एयर एंट्री तो हो पाई लेकिन एयर एग्जिट नहीं हो पा रही थी। और गन शॉट वुंड एंट्री के कारण लंग्स कोलैप्स था, तो कोलैप्स लंग्स के साइड लंग्स में कोई भी एयर नहीं जा रही होगी। तो जब ऑस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप से, उसकी ब्रीदिंग सुनेंगे तो एयर एंट्री उस लंग्स में एब्सेंट मिलेगी, ये उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग होगी। और एक हेमनक्रन साइन भी मिलता है उसमें। ये क्या होता है कि हार्ट भी कंप्रेस हुआ है, तो जब ऑस्कल्टेशन पे हार्ट साउंड सुनेंगे तो उसमें हेमनक्रन साइन मिलेगा। हेमनक्रन साइन का मतलब होता है कि कोई स्नो पे वॉक कर रहा है तो जो क्रंचिंग साउंड होता है उसे हेमनक्रन साइन बोलते हैं। और एक हेमन रिच साइन भी होता है, वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में मिलता है, वो बस मैंने कंपैरिजन के लिए बता दिया है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। और ये पिछले 5 साल में एम्स में हर बार पूछा गया है कि इसका मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट होता है इसका वाइट बोर निडल इन दी सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस और इन दी मिड क्लेविकुलर लाइन। वाइट बोन निडल इन दी सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन ही इसका आंसर होता है और ये एम्स में पिछले 5 साल में पूछा जा चुका है। उसके बाद अपन एक इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब लेते हैं और उसको पेशेंट से अटैच कर देते हैं और साथ ही उस ट्यूब को
नेगेटिव सक्शन बैक से कनेक्ट कर देते हैं, तो नेगेटिव सक्शन बैक एक सक्शन पंप की तरह काम करता है। तो जो भी अंदर गन शॉट वुंड के कारण जो भी ब्लड कलेक्ट हो गया है उसको ड्रेन करने के काम आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई सोल्जर है और उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ है, या फिर सोल्जर की आप जानते हैं वो लोग फिजिकली बहुत फिट होते हैं, तो उनकी जो पेक्टोरलिस मसल जो होती है वो काफ़ी बिग होती है, उनमें हाइपरट्रॉफीड होती है। तो इस केस में क्या होता है कि अब आप बुलेट प्रूफ वेस्ट को तो एकदम से हटा नहीं सकते, लेकिन आपको जान भी बचानी है सोल्जर की। तो आप उस सिनेरियो में वाइड बोर निडल को 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लगा सकते हैं, और वो भी मिड एक्सिलरी लाइन में। और ये क्वेश्चन है, ये अपडेट नहीं है। कुछ लोग इसको अपडेट मान रहे हैं पर ये अपडेट नहीं है, ये क्वेश्चन है कि क्योंकि बुलेट प्रूफ वेस्ट को आप इतनी ईजिली नहीं निकाल पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक्सिलर साइड में वेस्ट में स्पेस होता है, तो आप उसमें वाइड बोर निडल 5th इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड एक्सिलरी लाइन में लगा देंगे। ये एक्सेप्शन है, और ये दो ही केसेस में है, बुलेट प्रूफ वेस्ट या फिर बिग पेक्टोरलिस मसल्स। अब जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तो उसमें आप इमरजेंसी थोरेकोटमी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगी, ये जो हेमोस्टेसिस होता है उसको मेंटेन करेगी, और या फिर अगर कोई लोब ज़्यादा डैमेज हो गया है तो आप उस पेशेंट में लोबेक्टोमी भी कर सकते हैं। अब मैं एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सपोज जो बुलेट थी वो किसी आर्टरी के बीच में फंस गई, तो या फिर कोई बुलेट पैलेट से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो गए थे, तो उसका कोई मेटेलिक फ्रेगमेंट फंस गया, वो रिमूव नहीं हो पाया। तो उस केस में क्या होगा कि मेटेलिक फ्रेगमेंट गैस गैंग्रीन डेवलप कर देगा, और जो गैस गैंग्रीन होगा वो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होता है गैस गैंग्रीन का, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस के कारण होगा, और उसके कारण उस पेशेंट की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसका ट्रीटमेंट होगा कि अपन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की। साथ ही साथ अपन उसमें क्लिंडामाइसिन की थेरेपी भी स्टार्ट कर देंगे। और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।